हेलो लवली चिल्ड्रन। आज मैं आपको कक्षा 10वीं कृतिका भाग 2 पाठ 5 जिसका शीर्षक है मैं क्यों लिखता हूँ उसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी। पहला प्रश्न है, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि अगला वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिल सके। चलिए, क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? उत्तर देखते हैं। लेखक की मान्यता है कि सच्चा लेखन भीतरी सत्ता से पैदा होता है। ये मन के अंदर से उपजी अनुभूति से जगती है, बाहर की घटनाओं को देखकर नहीं जगती। जब तक कभी हृदय किसी अनुभव के काम पूरी तरह संवेदित नहीं होता और उसमें अभिव्यक्त होने की पीड़ा नहीं तब तक वह कुछ लिख नहीं पाता। अगला प्रश्न देखते हैं अपन यहाँ पर। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का कब और किस तरह महसूस किया है? उत्तर देखते हैं। लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुका था। जापान जाकर उसने के अस्पतालों में आहत लोगों को भी देखा था, अणु बम के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा था और देखकर भी अनुभूति न हुई, इसलिए वक्ता नहीं बन सका। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी। उसे देखकर विज्ञान का छात्र रहा लेखक सोचने लगा कि विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी और जो आसपास से आगे बढ़ गई पत्थर को जा दिया। रुद्ध किरणों ने आदमी को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समझी जैसे पत्थर पर लिखी गई। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का तब बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि पहला है, लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा, यहाँ पर किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह सहायता कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर उत्तर। लेखक को यह जानने की प्रेरणा लेखक को यहाँ बताते हैं यह जानने की प्रेरणा लिखने के लिए लेखक को यह जानने की प्रेरणा लिखने के लिए प्रेरित करती है कि वह आखिर लिखता क्यों है। यह उसकी पहली प्रेरणा है। स्पष्ट रूप से समझना हो तो लेखक दो कारणों से लिखता है। पहला, भीतरी सत्ता से कभी के मन में ऐसी अनुभूति जाग उठती है कि वह उसे अभिव्यक्त करने के लिए व्याकुल हो उठता है। दूसरा, कभी कभी वह संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के गांव से तथा आर्थिक लाभ के लिए भी लिखता है, परंतु दूसरा कारण उसके लिए जरूरी नहीं। पहला कारण अर्थात मन की व्याकुलता ही उसके लेखन का मूल कारण बनती है। प्रश्न देखते हैं। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये वह दबाव कौन कौन से हो सकते, उत्तर देखते हैं। कुछ रचनाकारों की रचनाओं में स्वयं की अनुभूति से उत्पन्न विचार होते हैं और कुछ अनुभवों से प्राप्त विचारों को लिखा जाता है। इसके साथ ऐसे कारण वह दबाव भी उपस्थित हो जाते हैं जिससे लेखक लिखने के लिए प्रेरित होता है। ये वह दबाव है। पहला बिंदु सामाजिक परिस्थितियाँ, दूसरा बिंदु आर्थिक लाभ की आकांक्षा, तीसरा बिंदु और संपादकों का पुनः का आग्रह, लास्ट बिंदु है यहाँ पर विशिष्ट के पक्ष में विचारों को प्रस्तुत करने का दबाव। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। क्या वह दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? कैसे, उत्तर देखते हैं। बाहरी दबाव सभी प्रकार के कलाकारों को प्रेरित करते हैं। अधिकतर अभिनेता, गायक, नेतृत्व कलाकार अपने दर्शकों को, आयोजकों, श्रोताओं पर कला प्रदर्शन करते हैं। अमिताभ बच्चन को बड़े बड़े निर्माता
बड़े-बड़े निर्माता निर्देशक अभिनय करने का आग्रह न करें तो शायद अब वे आराम करना चाहें। इसी प्रकार लता मंगेशकर भी 50 साल से गाते-गाते थक चुकी होंगी। अब फिल्म निर्माता, संगीतकार और प्रशंसक उन्हें गाने के लिए बाध्य करते होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, हिरोशिमा पर लिखी कविता के लेखक के अंत व वह दोनों दबाव दोनों का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? उत्तर देखते हैं। हिरोशिमा पर लिखी कविता हृदय की अनुभूति व्यक्त होती हुई भावुक और शब्दों में जीवंत हो उठी है। कवि ने हिरोशिमा के भयंकर रूप था, आहत लोगों को देखा था। उसे देखकर लेखक के मन में उनके प्रति सहानुभूति तो उत्पन्न हुई, किंतु उनकी व्यक्तिगत स्थिति नहीं बनी। जब पत्थर पर मनुष्य की काली छाया को देखा तो उन्हें अपने हृदय से अणुबम के विस्फोट का प्रतिरूप त्रस्ती बनकर अपने सामने लगा। वही त्रस्ती जीवंत होकर कविता में परिवर्तित हो गई। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता अंततः दबाव का परिणाम थी। वह दबाव मात्र इतना हो सकता है कि जापान से लौटने पर लेखक ने अभी तक कुछ नहीं लिखा, वह इससे प्रभावित हुआ होगा और कविता लिख दिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयंकरतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ किस तरह से हो रहा है? उत्तर देखते हैं। आजकल विज्ञान का दुरुपयोग अनेक जानलेवा कामों के लिए किया जा रहा है। आज आतंकवादी संसार भर में मनचाहे विस्फोट कर रहे हैं। कहीं अमेरिकी टावरों को गिराया जा रहा है, कहीं मुंबई बम विस्फोट किए जा रहे हैं, कहीं गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, कहीं शक्तिशाली देश दूसरे देशों को दाबने के लिए उन पर आक्रमण कर रहे हैं, जैसे अमेरिका ने पर आक्रमण किया तथा वहां के जनजीवन को तहस-नहस कर डाला। यहाँ देखते हैं, विज्ञान के दुरुपयोग से चिकित्सक बच्चों का गर्भ में भ्रूण परीक्षण कर रहे हैं, इससे जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। विज्ञान के दुरुपयोग से किसान कीटनाशक और जहरीले रसायन छिड़क कर अपनी फसलों को बढ़ा रहे हैं, इससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। विज्ञान के उपकरणों के कारण ही वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, बर्फ पिघलने को खतरा बढ़ रहा है तथा रोज रोज भयंकर दुर्घटनाएं हो रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? उत्तर देखते हैं, एक संवेदनशील युवा नागरिक होने के कारण विज्ञान का दुरुपयोग रोकने के लिए हमारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए निम्नलिखित कार्य करते हुए मैं अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकता हूँ। पहला बिंदु देखते हैं, प्रदूषण फैलाने तथा बढ़ाने वाले उत्तरदायी कारकों को प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा आदि के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के साथ साथ लोगों से अनुरोध करूंगा कि पर्यावरण के लिए हानिकारक वस्तुओं का उपयोग न करें। दूसरा बिंदु है, विज्ञान के बनाए हथियारों का प्रयोग यथासंभव मानवता की भलाई के लिए ही करें, मनुष्यों के विनाश के लिए नहीं। तीसरा बिंदु, विज्ञान की चिकित्सक खोज का दुरुपयोग कर लोग पूर्ण संतान के लिंग की जानकारी कर लेते हैं और कन्या शिशु की भ्रूण हत्या कर देते हैं, जिससे सामाजिक विषमता तथा लिंगपात में असमानता आती है। इस बारे में आम जनता का रुख करने का प्रयास करूंगा। चौथा बिंदु, टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रमों का खुलकर विरोध करूंगा और समाज उपयोगी कार्यक्रमों के प्रसारण का अनुरोध करूंगा। लास्ट बिंदु, विज्ञान अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है, यह बात लोगों तक फैलाकर इसके दुरुपयोग के परिणामों को बताने का प्रयत्न करूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्य पठेतर हल प्रश्न। पहला प्रश्न है, लेखक को कौन सा प्रश्न सरल दिखाई देते हुए भी कठिन लगता है और क्यों? उत्तर देखते हैं, लेखक के लिए आसान सा लगने वाला ये प्रश्न मैं क्यों लिखता हूँ कठिन लगता है, क्योंकि इसका उत्तर इतना संक्षिप्त नहीं है कि एक या दो वाक्यों में बांधकर सरलता से दिया जा सके। इसका कारण यह है कि इस प्रश्न का सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। दूसरा प्रश्न है, उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जो लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। उत्तर है, लेखक को कुछ लिखने के लिए प्रेरित करने वाले तथ्य निम्नलिखित है। पहला बिंदु, अपनी भीतरी प्रेरणा और आवश्यकता जानने के लिए लेखक लिखता है। दूसरा बिंदु, किस बात ने लिखने के लिए उसे प्रेरित और विवश किया है, यह जानने के लिए।
तीसरा बिंदु, मन के दबाव से मुक्त होने के लिए लेखक लिखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कभी कभी बाहरी दबाव भी भीतरी उन्मेष बन जाते हैं, कैसे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर देते, कई बार लेखक का मन कुछ लिखने को नहीं होता, परंतु प्रचारक और संपादक का आग्रह उसे लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा आर्थिक दशा भी लिखने को विवश करती है। तब इस तरह से लिखा गया साहित्य भी आंतरिक अनुभूति को जगह देता है। इससे लेखक इन बाह्य दबावों को बिना भी लिखने को तत्पर हो जाता है, क्योंकि ये दबाव केवल सहायक साधना का ही काम करते हैं, फिर भी लेखन अच्छा लेखन कर जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखन में कृतिकार के स्वभाव और अनुशासन की महत्ता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखन में कृतिकार के स्वभाव और अनुशासन दोनों का ही महत्व होता है, क्योंकि कुछ कृतिकार ऐसे होते हैं जो बाहरी दबाव के बिना लिख ही नहीं सकते हैं। इसी से उनकी भीतरी व्यवस्था व्याकुलता में बदल पाती है और लिखने को विवश होते हैं। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति सवेरे के समय नींद खुल जाने पर भी तब तक बिस्तर पर लसाया पड़ा रहता है जब तक कि घड़ी का अलार्म न बज जाए। अतः कृतिकार का स्वभावतः अनुशासित होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिरोशिमा के विस्फोट में हुई बम विस्फोट में हुई क्षति को देखकर लेखक को कौन सी घटना याद आई? उत्तर देखते हैं, हिरोशिमा में विस्फोट से निकली रेडियोधर्मी तरंगों ने असमय असंख्य लोगों को कालांतरित कर दिया। लेखक ने उस विस्फोट का दुख भोगते हुए लोगों को देखा। यह देखकर भारत की पूर्वी सीमा की घटना याद आ गई कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उनका काम थोड़ी सी मछलियों से चल सकता था। इससे जीवों का व्यर्थ ही विनाश हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हिरोशिमा में हुए अणुबम विस्फोट के दुष्ट प्रभाव को पढ़ कर भी लेखक कविता क्यों ना लिख सका? उत्तर देखते हैं, यद्यपि लेखक विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण रेणुधर्म तत्व रेणुधर्मिता के प्रभाव आदि का ज्ञान गहराई से रखता था, इसके बाद भी हिरोशिमा में अणुबम गिरने और उसके परिवर्ती प्रभाव का वितरण पढ़ने के बाद भी वह लेख आदि में तो कुछ लिखा पाया, पर कविता ना लिख सका, क्योंकि लिखने के लिए बौद्धिक पकड़ की आवश्यकता होती है, जबकि कविता के लिए अनुभूति के स्तर की विस्तार। हिरोशिमा की घटना पत्र से उसके भीतर अनुभूति के स्तर की विस्तार उत्पन्न न हो सकी। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक अज्ञे ने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर बताया? उत्तर देखते हैं, लेखक अज्ञे ने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में अंतर बताते हुए कहा कि अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उसे सत्य को आत्मसात कर लेता है। जो कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ, जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आप बताते हैं जाती है। अब इसमें प्रश्न में है, लेखक ने हिरोशिमा में पत्थर पर लिखी कौन सी की देखी? उत्तर देखते हैं, हिरोशिमा में घूमते हुए एक दिन लेखक ने देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक उजली छाया। उसने अनुमान लगाया कि जिस समय हिरोशिमा में विस्फोटक हुआ वहां पत्थर के पास कोई खड़ा रहा होगा। ये पास कोई वहां पर बताते हैं होगा। अणुबम की रेडियोधर्मिता तरंग में तरंगों ने पत्थर को जला दिया, पर जो किरणें तरंगे व्यक्ति में हो गई थी, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। उसकी छाया पत्थर पर अंकित हो गई। इस तरह लेखक ने हिरोशिमा में पत्थर पर मानवता के विनाश की चित्र देखी। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल प्रश्न है, हिरोशिमा में विज्ञान का जिस तरह दुरुपयोग हुआ वह मानवता के लिए खतरे का संकेत था। वर्तमान में यह
खतरा और भी बढ़ गया है। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसमें अपने विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते इस समय जिस तरह विज्ञान का दुरुपयोग हुआ वह मानवता के इतिहास में काला दिन होने के साथ साथ मनुष्य के लिए कलंक भी था। विज्ञान की उत्तरोत्तर व्यक्ति के कारण यह खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यदि विज्ञान का दुरुपयोग न रोका गया तो यह मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। आज आतंकवादियों द्वारा विभिन्न हथियारों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वे कुछ ही देर में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। विभिन्न देशों का परमाणु शक्ति संपन्न होना तो ठीक है, परंतु उनके दुरुपयोग का दुष्परिणाम पूरी दुनिया को पड़ेगा। इसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विश्व के विकसित एवं परमाणु शक्ति संपन्न देशों को आगे आना चाहिए और इसका दुरुपयोग रोकने के लिए सशक्त जनमत बनाना चाहिए। इन देशों द्वारा उन देशों पर तुरंत नियंत्रण लगाना जाना चाहिए जो परमाणु बम बनाने के लिए आतुर हैं। यह जो अपनी परमाणु शक्ति का दोष अन्य छोटे देशों को दिखाते हैं। यदि ये देश इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो उनके साथ आर्थिक और व्यापारिक समझ समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार से ये पार्ट यहीं समाप्त होता है, इसके क्वेश्चन आंसर। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अगला वीडियो आपको जल्दी देखने मिले। थैंक यू, प्लीज़ शेयर।